वेलकम बैक दोस्तों। मैं नीरज कुमार सिंह आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। तो मेरा आज का टॉपिक है प्रीएम्बल, क्योंकि मैंने सिलेबस और उसके बेसिक जो विशेषताएं हैं संविधान को उसका चर्चा पहले कर चुका हूं और मैं आज प्रीएम्बल पर चर्चा करूंगा। तो चलिए मेरा पहला पॉइंट क्या है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की कुंजी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रीएम्बल को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है। यानी एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं आपको। उसके बाद देखिए फिर दूसरा पॉइंट आपका है कॉन्स्टिट्यूशन लेटर, यानी भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि ये बताइए भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। तो ये N.A. पालकीवाला, ये नाम इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, N.A. पालकीवाला। चलिए दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। तीसरा पाते हैं 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया। ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो है भारत के छोटी संविधान कहा गया, छोटा संविधान कहा गया। 42वां संशोधन को जो है हुआ था हमारे संविधान में, इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। तो उसमें 3 पॉइंट इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। यानी ये तीनों शब्द हमारे संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि बताइए हमारे संविधान के 42वें संशोधन में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, या तो हो सकता है आपको तीनों पॉइंट दे दिया जाए, या हो सकता है आपको एक ही पॉइंट दे, लेकिन वो जो होगा ये नहीं होगा। दूसरा होगा जस्टिस हो जाएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिकली हो जाएगा, इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए, यानी आपको तीनों पॉइंट याद करने हैं। चलिए ये हो गया। और उसके बाद आइए देखिए जस्टिस, हमारे जब पढ़िएगा हम भारत के लोग, जब प्रीएम्बल जब पूरी तरह से पढ़िएगा प्रस्तावना में, तो वहाँ पे जस्टिस शब्द आता है हम भारत के लोग को। यहाँ जब जस्टिस का मतलब होता है सोशली रूप से, इकोनॉमिकली रूप से और पॉलिटिकल रूप से। जस्टिस का मतलब है कि कोई भी नागरिक हमारे देश में वो सामाजिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र, उसको न्याय मिलना चाहिए, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से, तभी उस स्वतंत्रता की पूरी भरी परिभाषा तय होगी। ऐसे जस्टिस का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जस्टिस मतलब ये न्याय मत समझिए, न्याय तभी पूरा होगा जब वो सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो। जैसे हमारे देश में आज देखिए समाज SC/ST लोगों को जस्टिस दिया जाता है, उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया है। वो क्या है, वो जस्टिस है, सामाजिक रूप से उनको दिया गया है कि वो पिछड़े थे, इसलिए उनको सोशली रूप से और इकोनॉमिकल रूप से देखिए उनके लिए बहुत प्रकार के भारत सरकार ने योजनाएं चलाए हैं, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो गरीब तबके हैं, और उनको राजनीतिक रूप से भी संरक्षण दिया गया है। अगर कोई SC/ST एक्ट पर SC/ST लोगों को पर कोई अगर अत्याचार होता है तो उसके लिए अलग से कानून है, जिस तरह से आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए अलग से बनाया गया। तो ये यानी न्याय का दायरा बहुत ही लंबा होता है। तो इसलिए जस्टिस का मतलब ही तीन ही हो गया, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो ये कहाँ से लिया गया, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, शब्द कहाँ से लिया गया हमारे प्रस्तावना में। तो यानी रशियन जो रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वहाँ से लिया गया, यानी रशियन क्रांति जो हुआ है 1917 से प्रेरित होकर ये लिया गया है। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं, प्रस्तावना जो पहली बार किसी संविधान में अगर बोला जाए, लिखे नहीं है कहीं, लेकिन आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, सुन लीजिए कि प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान में सबसे पहली बार दुनिया में अगर कहीं अगर है कहाँ शामिल किया गया था प्रस्तावना, तो आपको याद रखना है कि पहली बार दुनिया में सबसे पहली प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद बहुत सारे देश के संविधान में शामिल किया है, लेकिन पहली बार अमेरिका था। चलिए फिर आते हैं हम, ये देखिए ये फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब अगर स्वतंत्रता है तो फिर देखिए फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता तभी होगी, स्वतंत्रता का मतलब यही है कि जो लोग हम सामाजिक मतलब सामाजिक एक समानता रूप से यानी एक दूसरे से मिले जुले, जो भेदभाव मिट जाए, उसके बाद बंधुत्व रूप से यानी भाईचारा स्थापित हो, ये फ्रीडम। यानी फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी जब ये तीनों शब्द मिलकर बनेंगे तभी फ्रीडम की पूर्णतः परिभाषा तय होगी। यानी फ्रीडम भी बहुत हमारा विस्तृत रूप से हमारे देश में माना जाता है। फ्रीडम ये नहीं कि सिर्फ हम स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र नहीं, वो बंधुत्व भाईचारे की स्थापना होनी चाहिए, समाज इक्वलिटी यानी समाज सब समान होना चाहिए, एक समान, हमारे संविधान ने सबको एक समान से देखता है। और ये फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका ये मतलब होता है। फ्रीडम का मतलब ये तीनों शब्द हो जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से, हमारे प्रस्तावना में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। 1789 से लेकर जो क्रांति चली थी 1789 से
99 तक एक क्रांति चला था। ये कोई मतलब नहीं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने दे दिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो ये 1789 से 99 तक। चलिए ये हो गया। अब फिर मैं पॉइंट आता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फिर बनना शुरू होता है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957। तो इसमें कहा गया था कि जब ये लोग बार बार केस कर दे प्रस्तावना को कि ये प्रस्तावना है क्या, तो उसमें कहा गया कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैन नॉट बी चेंज इन कोर्ट, यानी जब ये दिया गया वहाँ चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये प्रस्तावना जो है ये कोर्ट में जाकर न्यायालयिक रूप से इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसे न्यायालय इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें ये कब कहा था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल के मामला में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आइए आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है बेरुबारी यूनियन छूट, यानी बेरुबारी यूनियन बाद, उसमें 1960 में ये मामला आया था। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या कहा कि द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डाउटफुल, यानी जहाँ भारतीय संविधान की परिभाषा अगर आपको संदेह हो रहा है तो इसके सहारे, प्रियम्बल के सहारे, उसमें हम विधिक रूप से मदद लेकर उसका सहारा ले सकते हैं, उसमें उसका सहायता से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं अगर आपको डाउट। क्योंकि देखिए पहले कहा गया है, पहला पॉइंट से ही समझिए कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल जो है भारतीय संविधान की कुंजी है। इसीलिए यहाँ से ये 1960 में तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि अगर आप लग रहा है कि हमारे संविधान में कोई शब्द, क्योंकि देखिए संविधान हमारा बहुत लंबा है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो उसमें कुछ शब्द अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, यानी संदेह उसमें बुझा रहा है, तो आप यहाँ से आप प्रियम्बल के सहारे उसमें ले सकते हैं। जिससे संविधान में जब होता है ना, भारत के लोग, जस्टिस, इकोनॉमिकली फ्रीडम, इस तरह के कोई भी अगर शब्द आपको संदेह लग रही थी, इससे आप सहारा लेकर उसमें संशोधन कर सकते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट और कहा था, द प्रियम्बल इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें यह भी कहा था कि लेकिन आप तो उसके अनुसार आप मदद ले सकते हैं संविधान संशोधन में, लेकिन ये जो प्रियम्बल हमारे संविधान का अंग नहीं है, यानी भाग नहीं है, यानी इसको संविधान में जगह नहीं दिया गया था। जिस तरह से है सिटीजनशिप, यानी पहला जो पॉइंट पढ़ाएंगे यूनियन टेरिटरी, सब जो पार्ट है, लेकिन इसका कहीं जगह नहीं दिया गया था 1960 तक जब ये मामला गया। बेरुबारी यूनियन बाद में, यानी दो पॉइंट आपको याद रखना है। ये है द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाउटफुल जब होगा, और दूसरा है द प्रियम्बल इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ कहा गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि बताइए भारतीय संविधान में कब प्रियम्बल को जगह नहीं दिया गया था या कब उसको नहीं माना गया था। बेरुबारी यूनियन बाद 1960 में माना गया था, नहीं माना गया था, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। फिर आइए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ये इंपॉर्टेंट। फिर देखिए इसमें भी दो पॉइंट आपका खुल के आता है, यानी प्रस्तावना जो हमेशा संविधान जब से बना तब से संदेह के घेरे में हमेशा चलता आ रहा था। लेकिन देखिए फिर यहाँ क्या बना 1973 में, फिर संविधान ये प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो यहाँ आया था प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ क्या था, बेरुबारी में नहीं माना गया था कंसिडर पार्ट, क्या है देखिए, द प्रियम्बल इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ नहीं माना गया। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामला में क्या कहा ने, फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ इसको संविधान का अंग मान लिया गया। किसको, प्रियम्बल को। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बताइए हमारे संविधान में प्रियम्बल को कब संविधान का अंग माना गया, प्रस्तावना को कब संविधान का अंग माना गया, तो केशवानंद भारती मामला 1973 में। फिर इसमें एक और केशवानंद भारती मामला में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था, थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर, ये पॉइंट आपको तो सिर्फ लग रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इससे संविधान का जो होता है ना, हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था या हमारे संविधान का कह सकते हैं बहुत बड़ा ताकत मिल गया बेसिक स्ट्रक्चर। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि अगर हम देखिए संसद कोई भी कानून जब बनाता है तो वो संसद ही संशोधन करता है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का जब से फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो इससे क्या होता है कि आप तो संशोधन कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद को कि आप संशोधन करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो संविधान का मेरा मूल स्वभाव है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो मेरा संविधान का मूल, उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी जो संविधान 1949 में अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उसमें उसके शब्द को आप पूरी तरह से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो ये 42वां संविधान संशोधन, ये वहाँ पर जाकर फिर मामला अटकता है कि पूर्ण रूप से किया था, लेकिन यही बेसिक स्ट्रक्चर जो यहाँ दिया गया था, इसका कारण ये संविधान की फिर आगे जब चर्चा को बताऊँ किस तरह से हमारा संविधान को बचा लिया गया था, यही बेसिक स्ट्रक्चर के कारण। तो आज जितने भी संशोधन होते हैं, देखिए उसको रीट के तहत चैलेंज कर दिया। अभी देख लिया मामला EWS का चल रहा है
क्योंकि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन संविधान संसद ने संशोधन करके उसको 60% का दायरा बढ़ा दिया, 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग को दिया गया है, तो उसको चैलेंज किया गया है। अब उससे केस चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अभी 5 जजेस मतलब संवैधानिक पीठ का गठन किया है। संवैधानिक पीठ ये होता है जिसमें कम से कम 5 जज हो, उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का संवैधानिक पीठ का गठन किया है और वो इस पर चर्चा कर मतलब अपना देख रहा है कि क्या ये मूल संविधान की अवधारणा यही, क्या हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का क्या उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ये होता है कि यानी कोई भी संविधान संशोधन अगर हमारा संसद करेगा तो क्या उसमें नकारात्मक असर तो नहीं हमारे संविधान में पड़ रहा। अगर वो पड़ेगा तो संविधान मतलब वो सुप्रीम कोर्ट उसको सीधे नकार देगा और वो खारिज हो जाएगा, मतलब उसका कुछ नहीं असर पड़ेगा, यानी ख़त्म हो जाएगा वो कानून। वो फिर देखिए वही मामला, यही केशवानंद भारती वाला मामला जो है LIC ऑफ इंडिया 1995 में पुनः एक बार दोहराया गया, यानी फिर मामला केशवानंद भारती वाला जो उसको चैलेंज किया गया था 1995 में, क्या ये नहीं हो सकता इस तरह से, लेकिन नहीं, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही मामला चैलेंज किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही अपने जो पुराना 1973 वाला मामला था, यानी वो प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का भाग है और बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यानी दोनों मामला वही 1995 में दोहराया। यानी इस तरह से आपका देखिए एक यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन ये आप यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है, दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान का परिचय पत्र कौन है, तो किसने कहा, तो यानी पालकी वाला। और ये प्रस्तावना को हमारा क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। फिर 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो आपको ये याद रखना है। यानी पॉइंट तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से बन सकता है। तो यानी आपको 42वां संविधान संशोधन भी याद रखना है और इस तरह से दे देता है 42वां ईस्वी भी याद रखना है आपको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कहाँ है, आपको ईस्वी भी याद रखना है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 और ये 3 शब्द भी याद रखना है। फिर आइए अगर और फिर यहाँ से आपका बन सकता है ये जो हाँ मदन गोपाल, ये जो ये बार बार जो केस होता चला आया है प्रस्तावना को लेकर, इसमें क्या कहा गया था, इसमें यही कहे थे कि कैन नॉट बी चेंज इन कोर्ट, यानी प्रस्तावना को कोर्ट में मतलब उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, कोर्ट में जाकर इसको आप प्रस्तावना में बदलाव नहीं ला सकते। फिर बेरोजगारी बाद में कहा गया था कि द लैंग्वेज इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाउटफुल, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए हमारा हाँ ये कि जो संविधान में कब कहा गया था कि प्रस्तावना का सहारा लेके आपको संदेह हो रहा है तो आप संविधान में संशोधन के दौरान प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। तो बेरोजगारी संविधान हाँ बेरोजगारी संशोधन ये बेरोजगारी बाद में। फिर आपका द प्रियम्बल इज नॉट कंसीडर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि बताइए कौन सा बात था जिसमें हाँ इस तरह से क्वेश्चन हाँ बेरोजगारी बात में क्या क्या कहा गया था, जिससे प्रियम्बल इज नॉट कंसीडर यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट नहीं था, उसमें ये कहा गया। लेकिन केशवानंद भारती में ये कहा गया था, ये केशवानंद भारती इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई भी एग्जाम हो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अपने जजमेंट में, क्या ये प्रियम्बल हमारा संविधान का अभिन्न भाग है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का फार्मूला आपको बता ही दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज ही आपका ये टॉपिक खत्म हो गया प्रस्तावना, और फिर मैं आपका आगे आप संविधान पढ़ाना शुरू करूँगा कल से। लेकिन चलिए अगर कोई किसी चीज़ को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप बेझिझक हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक ने आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और एजुकेशन हब के नाम से है और उसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक मैं ही समाप्त करता हूँ, फिर अगले क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।